Hello everyone. In the previous video we had discussed about the differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell. In this video we are going to discuss about the detailed structure of prokaryotic cell. So if we see in prokaryotic cell, pro means primitive and karyotic means nucleus. So prokaryotes have primitive nucleus, that means they do not have well defined nucleus. Now if we see kingdom Monera comes under prokaryotes. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में उनको हमने 5 किंगडम में डिवाइड करा है. कौन कौन से? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. तो जिसमें से इन पांचों किंगडम में से किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंडर आता है और बाकी के 4 जो किंगडम्स हैं वो यूकैरियोट्स के अंडर आते हैं. अब अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर्स हैं वो बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. और प्रोकैरियोटिक सेल को हम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज अ टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? ये तीनों किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स हैं और किंगडम मोनेरा किसके अंदर आता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर. तो जब भी हमें कभी प्रोकैरियोटिक सेल को बनाना होता है या उसके बारे में बताना होता है तो हम एक बैक्टीरियल सेल का ही रेफरेंस लेके बताते हैं, राइट? उसके बाद आता है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं दीज आर जनरली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल और ये मल्टीप्लाई भी रैपिडली करते हैं एज कंपैरेटिव टू यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल से छोटे होते हैं और उनसे ज्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं. अब अगर हम बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में देखें तो हमें 4 टाइप की शेप्स मिलती है एक बैक्टीरिया के अंदर. सबसे पहली जो शेप है वो बेसिलर शेप है. बेसिलर शेप का मतलब है कि बैक्टीरिया जो है वो लंबे लंबे रॉड शेप होंगे. बैक्टीरिया जो है वो लंबे लंबे रॉड शेप होंगे. बेसिलस जो है वो प्लूरल है और इसका सिंगुलर वर्ड होएगा बेसिलाए. दूसरी जो शेप आती है वो है कोकस. कोकस का सिंगुलर होएगा कोकाए और ये जो शेप है इसमें बैक्टीरिया जो है ये स्फेरिकल शेप के होंगे. थर्ड टाइप की जो शेप है वो है स्पाइरलम. नाम से ही पता लग रहा है कि बैक्टीरिया किस शेप के होंगे? स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया हमें मिलेंगे. चौथी जो शेप है वो है विब्रियो शेप. विब्रियो शेप का मतलब है कि बैक्टीरिया जो है वो कॉमा शेप्ड होंगे, वो कॉमा शेप्ड होंगे. तो ये 4 तरीके की शेप के हमें बैक्टीरिया मिलते हैं. शेप के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई भी कर सकते हैं, राइट? अब एक बार हम बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है. उसके बाद हम आगे चल के स्ट्रक्चर के एक एक पार्ट को देख लेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और देखने के बाद उनका फंक्शन पढ़ने के बाद हम इस बैक्टीरियल सेल को अपने हाथों से भी बना के देख लेंगे. तो अगर हम सबसे पहले देखें बैक्टीरिया की कवरिंग के बारे में तो बैक्टीरिया में 3 टाइप की कवरिंग मिलती है. सबसे जो इनर मोस्ट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे इनर मोस्ट कवरिंग. दूसरी जो है वो सेल वॉल है, मिडल कवरिंग. और जो सबसे आउटर मोस्ट प्रेजेंट होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है. तो 3 लेयर की इसकी आउटर कवरिंग होती है, 3 लेयर्स की इसकी आउटर कवरिंग है बैक्टीरिया की. अदर देन दैट अगर हम देखें इसके पास साइटोप्लाज्म होता है. किसी भी सेल के अंदर जो मेन पोर्शन होता है वो साइटोप्लाज्म होता है. तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है. अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं. किसी भी सेल के अंदर देखा जाए तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, चाहे वो फिर डिफाइंड हो या नॉन डिफाइंड हो, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होएगा ही ना. तो बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल. अब अगर हम अदर देन सर्कुलर डीएनए देखें तो बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसका नाम है प्लाज्मिड. प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, राइट? उसके बाद जो हमें एक ऑर्गेनेली मिलती है बैक्टीरिया सेल के अंदर वो है राइबोसोम. राइबोसोम को हम प्रोटीन
फैक्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है इन अ सेल। और अगर हम देखें बैक्टीरियल सेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गेनेली है जो मिलती है, वो है राइबोसोम। और राइबोसोम क्यों मिलती है? क्योंकि राइबोसोम जो है कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है इसीलिए मिलती है, वरना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हमने जो डिफरेंस देखा था वो मेन डिफरेंस यही था कि उस यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली है वो प्रेजेंट होती है, तो आंसर इज राइबोसोम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। ओके उसके बाद जो है हमें कुछ कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी मिलती है। इंक्लूजन बॉडीज का क्या काम है वो हम आगे देखेंगे। अदर देन दैट हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, जिसे हम मीजोजोम बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। उसके बाद हम देखें कि कुछ कुछ प्रोजेक्शंस होती है बैक्टीरियल सेल के ऊपर। सबसे पहली जो प्रोजेक्शन है वो है फ्लैजेला, फ्लैजेला होता है। दूसरा है सीलिया, फ्लैजेला और सीलिया जो है वो होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो हमने देख लिया है कि कौन कौन से जो हमें स्ट्रक्चर्स हैं वो बैक्टीरियल सेल के में मिलेंगे। अब अगला हम ये देखेंगे कि इन स्ट्रक्चर्स का क्या क्या फंक्शन है, या किस किस तरीके से ये अरेंज होते हैं एक बैक्टीरियल सेल के अंदर। और सबका फंक्शन देखने के बाद हम एक बार दोबारा से बैक्टीरियल सेल को बना के भी देख लेंगे अपने हाथों से। नाउ सबसे पहले हम बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग देखेंगे। सबसे पहले हम आउटर कवरिंग देखेंगे जिसे हम सेल एनवेलप बोलते हैं बैक्टीरिया की। तो हमने पीछे देखा कि जो सेल एनवेलप है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें से सबसे आउटर कवरिंग जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स की होएगी, मिडल जो है वो सेल वॉल होएगी, और जो सबसे इनर मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो दो टाइप की होती है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। अगर ग्लाइकोकैलिक्स बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो उसे हम कैप्सूल बोलेंगे। और अगर वो लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है, लूज थिन है और लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसे हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। बहुत ही ज्यादा गीली गीली सी स्लाइम लेयर होती है। और अगर वो हार्ड है तो उसे हम कैप्सूल बोलेंगे। कैप्सूल होता ही हार्ड है, एक तरीके से कैप्सूल जो है वो हार्ड होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स अगर हार्ड है तो हम उसे कैप्सूल बोलते हैं, और अगर वो स्लाइम है, लूज शीट में प्रेजेंट है, तो उसे हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। राइट? ग्लाइकोकैलिक्स के बाद उसके अंदर आती है सेल वॉल। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? सेल वॉल जो है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और सेल की शेप मेंटेन करती है। सेल वॉल का काम ही क्या होता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करना। तो सेल वॉल जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। और बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? वो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन में अगर हम देखें तो पेप्टिडो का मतलब है प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन, ग्लाइकन का मतलब है शुगर, दैट इज ग्लूकोज। तो प्रोटीन प्लस ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। राइट? तो सेल वॉल जो है उसका फंक्शन है रिजिडिटी प्रोवाइड करना, सेल की शेप मेंटेन करना, और किस चीज की मिलकर बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की मिलकर बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकन इज अ प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाँ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि इट डज नॉट अलाउ ऑल द सब्सटेंसेस टू मूव और एग्जिट आउट फ्रॉम द सेल। इट ओनली परमिट्स अ सर्टेन मटेरियल टू पास थ्रू द सेल। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी भी मटेरियल को वो अंदर आने देगी या किसी भी मटेरियल को वो बाहर जाने देगी। ये सेमी परमिएबल होती है, कुछ कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही अपने सेल के अंदर आने देती है और कुछ कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही ये सेल से बाहर जाने देती है। सो सेमी परमिएबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? इट डू नॉट अलाउ all the substances
आउट और इन टू द सेल, कुछ ही चीजों को बाहर आने जाने देती है, राइट। अदर देन सेमी परमिएबल, ये सेल के कंटेंट को भी प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट। तो तीन टाइप की हमने बैक्टीरिया की जो है वो लेयर्स पढ़ ली है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आता है, साइटोप्लाज्म में अब क्या क्या मिलता है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर हमें जेनेटिक मटेरियल मिलेगा प्रोकैरियोट्स का। तो जो प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रिमिटिव होता है, तो उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। सो देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स। अब अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर होता है। डबल स्टैंडर्ड तो होता है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड के साथ साथ वो सर्कुलर होता है। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हमें लीनियर डीएनए मिलता है। ऐसा होता है ना हमारा क्रोमोसोम, तो ये क्या है, ये लीनियर है। ये किस में मिलता है, यूकैरियोट्स में। होता ये भी डबल स्टैंडर्ड ही है, लेकिन बैक्टीरिया का जो है ये सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इसके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर्ड होता है। सो द न्यूक्लियोइड इज डबल सर्कुलर डीएनए दैट इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म विदाउट एनी मेम्ब्रेन। इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये डबल सर्कुलर डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही स्कैटर्ड होता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जिस रीजन में ये पड़ा होता है सेल के, उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये था अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अदर देन अगर हम देखें, न्यूक्लियोइड के अलावा हमें प्रोकैरियोट्स में और जेनेटिक मटेरियल मिलता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब क्या है, न्यूक्लियोइड के अलावा, अदर देन न्यूक्लियोइड जो हमें डीएनए मिलता है वो हमें प्लाज्मिड मिलता है। अच्छा, एक और बात ये है कि प्लाज्मिड जो है ये नेसेसरी नहीं होता सेल के सर्वाइवल के लिए। सेल इसके बिना भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन विदाउट न्यूक्लियोइड सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होना चाहिए ना। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक ब्रेन होता है एक सेल का। तो न्यूक्लियोइड के बिना सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, वो मर जाएगा, लेकिन प्लाज्मिड के बिना वो सर्वाइव कर सकता है। तो प्लाज्मिड क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड भी जो है वो सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। प्लाज्मिड भी सर्कुलर होता है एंड डबल स्टैंडर्ड होता है, राइट। प्लाज्मिड का क्या फंक्शन है, प्लाज्मिड जो है वो एक यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, जैसे कि रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक्स से। कैसे, सपोज कर लो कि ये एक प्लाज्मिड है, ये एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। डीएनए का वो पार्ट जो आगे चल के कोड करता है उसे हम जीन बोलते हैं। डीएनए का वो पार्ट जो आगे चल के कोड करता है उसे हम जीन बोलते हैं। तो प्लाज्मिड के अंदर सपोज कर लो कि कोई ऐसा जीन है जो कि आगे चल के प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन्स कैसे होंगे, वो सपोज कर लो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट होंगे। एम्पीसिलिन क्या है, एम्पीसिलिन एक जीन है, तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट होगी। तो वो उसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो इस बैक्टीरिया को अगर आप एम्पीसिलिन कल्चर के अंदर ग्रो करोगे तब भी ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रो कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एम्पीसिलिन को रेजिस्ट करने का प्लाज्मिड इसके अंदर प्रेजेंट है। तो प्लाज्मिड क्या करता है, ये यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को, सच एज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। प्लाज्मिड और आगे चल के जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करता है, वो हम आगे चल के देखेंगे किस तरीके से करता है। अब अगर हम राइबोसोम की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक राइबोसोम ही ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रेजेंट होती है।
ओके। राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, क्यों? क्योंकि ये आगे चल के प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। 70S का क्या मतलब है? जो राइबोसोम होता है वो दो सब यूनिट का मिलके बना हुआ होता है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। तो 70S टाइप का ये मतलब होता है कि ऊपर वाली लार्जर जो सब यूनिट है वो 50S होती है और नीचे वाली जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30S होती है। 70S का मतलब ये नहीं है कि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये यूनिट्स हैं, ये 70S में मिलती हैं दो टाइप की, स्मॉलर और बिगर, 50 और 30S। एस का क्या मतलब है? एस स्टैंड्स फॉर स्वीडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग्स यूनिट। स्वेडबर्ग्स यूनिट क्या है? स्वेडबर्ग्स यूनिट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की यूनिट है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की यूनिट है स्वेडबर्ग्स की यूनिट है स्वेडबर्ग यूनिट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है वो किसी भी चीज के मास और डेंसिटी को मेजर करता है। अगर हमें किसी चीज की मास और डेंसिटी मेजर करनी है तो हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एक मेथड है उसके थ्रू करेंगे, और इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है स्वेडबर्ग्स यूनिट। तो 70S टाइप का मतलब क्या है? 70 मीन्स दो यूनिट्स है, स्मॉलर और लार्जर, और एस का मतलब है स्वेडबर्ग्स यूनिट। स्मॉलर यूनिट जो है वो 30S है और जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S है। याद रखना है कि हमें 70 को ऐड नहीं करना है किसी भी उसमें, 50 और 30 को ऐड नहीं करना है 70 बनाने के लिए। तो 70S टाइप का हमें प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम हमें मिलता है। अब देखो, अदर देन राइबोसोम अगर हम देखें तो हमें इंक्लूजन बॉडीज में मिलेंगी। इंक्लूजन बॉडीज क्या है? इंक्लूजन बॉडीज वो बॉडीज होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर बैक्टीरिया के, जहां पे बैक्टीरिया का जो फूड है वो रिजर्व होके रहेगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स में जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है। एनिमल्स में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है और प्लांट्स में क्या होता है? स्टार्च होता है। राइट? एनिमल्स और स्टार्च, प्लांट सॉरी। तो इसी तरीके से जो बैक्टीरिया है वो भी अपने फूड को रिजर्व करता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। तो और इसके पास कोई भी स्पेशल स्पेस नहीं होता, तो ये साइटोप्लाज्म में ही अपने फूड को रिजर्व करके रख लेता है। तो देखे तो किस तरीके से करता है? कुछ कुछ फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स को ये रिजर्व करके रख लेता है। जैसे कि एनिमल्स का जो स्टोरेज फूड है वो ग्लाइकोजन है, वैसे ही बैक्टीरिया का स्टोरेज फूड जो है वो भी ग्लाइकोजन है। तो ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स को स्टोर कर लेता है और साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स को भी ये स्टोर करके रख लेता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड कलर। कलर भी ये प्रोवाइड करता है, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या है? These are the reserve material in prokaryotic cells are stored in cytoplasm in the form of inclusion bodies. Inclusion bodies normally एक reserve food material होता है into the in cytoplasm of bacterial cell. Next is mesosome. Mesosome is the most important thing. मीजोजोम का क्या मतलब है? मीजोजोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही ये डिराइव होके होता है, वहां से ही उसकी एक्सटेंशन होती है जिसे हम मीजोजोम बोलते हैं। मीजोजोम की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकती है, या तो वेसाइकल की फॉर्म में हो सकती है। वेसाइकल का मतलब क्या है कि इस तरीके से होएगा, या फिर ये ट्यूबुलर फॉर्म हो सकती है लाइक दिस, या फिर ये लैमिली फॉर्म में हो सकती है। लैमिली क्या होती है? इस तरीके से। तो मीजोजोम की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स में ये एक्सटेंड हो सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब मीजोजोम का फंक्शन क्या होता है? मीजोजोम का जो मेन फंक्शन है वो है इसका सेल वॉल फॉर्मेशन। ये सेल वॉल फॉर्मेशन करवाता है। कैसे? कि अगर हम एक बैक्टीरियल सेल को देखें, सपोज कर लो ये बैक्टीरियल सेल है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां से मीजोजोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी कवरिंग होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। तो सेल वॉल कैसे फॉर्म होएगी? जितना भी मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, वहां वो मटेरियल ही तो बाहर जा जाके सेल वॉल की फॉर्मेशन कराएगा। तो जो भी मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होएगा वो यहां से निकल के, यहां से एब्जॉर्ब होके बाहर जाएगा और सेल वॉल की फॉर्मेशन होएगी। तो इस तरीके से होती है। दूसरा, अगर हम देखें कि इसका जो काम है, वो क्या काम है? इसका काम है कि वो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन में किस तरीके से हेल्प करता है? जब भी किसी सेल को डिवाइड होना होता है, सपोज कर लो ये एक सेल है, राइट? अगर हम यहां से इसका थोड़ा सा मीजोजोम बनाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां से मीजोजोम ये अराइज हो रहा है। ये एक जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट है सेल के अंदर। तो जब भी सेल को डिवाइड करना होता है तो जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या करता है? वो मीजोजोम के साथ जाके अटैच हो जाता है। वो मीजोजोम के साथ जाके अटैच हो जाता है। अब जब भी सेल डिवाइड करेगा तो वो क्या होगा? सेल मीजोजोम पहले, सबसे पहले डिवाइड होएगा, मीजोजोम डिवाइड होएगा। मीजोजोम के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल भी जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा, और जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होके फिर बाद में ये क्या हो जाएगा? सेल जो है वो डिवाइड हो गया है, राइट? तो सब जब भी सेल को डिवीजन करना होता है तो जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है वो मीजोसोम के साथ जाके अटैच हो जाता है। फिर जब सेल डिवाइड करता है तो मीजोसोम डिवाइड करता है, मीजोसोम के साथ साथ जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड कर जाता है, और उसके बाद जो दोनों सेल्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तीसरा जो इसका काम है वो ये है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और एंजाइमेटिक कंटेंट जो है वो भी बढ़ा देता है। अगर हम मीजोसोम की बात करें तो मीजोसोम के ऊपर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है एटीपी जनरेट करना इन द प्रेजेंस ऑफ O2। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी को जनरेट करना, उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसके ऊपर, मीजोसोम के ऊपर कुछ कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से एटीपी जनरेट होती है। तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन हो सके। तो मीजोसोम के 3 फंक्शंस हैं: सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, और तीसरा है सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम इसके आउटर कवरिंग्स की बात करते हैं। तो जो अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, तो अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, इफ मोटाइल, तो उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होएगा। फ्लैजिला क्या करता है? फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है। तो अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होएगा। फ्लैजिला जो है वो एक्सटेंशंस होते हैं सेल वॉल के, सेल वॉल से वो एक्सटेंड होते हैं फ्लैजिला। तो फ्लैजिला इज अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की एक्सटेंशन है फ्लैजिला। अब फ्लैजिला जो है वो बहुत सारे नंबर और डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट जो है फ्लैजिला की, वो एक बैक्टीरिया में मिलती है। वो कौन कौन सी होती है? मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया के एक एंड पे एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होएगा, एक एंड पे एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होएगा। एम्फीट्राइकस का क्या मतलब है? एम्फीट्राइकस का मतलब क्या है कि दोनों एंड पे फ्लैजिला प्रेजेंट होएगा, बोथ एंड पे फ्लैजिला प्रेजेंट होएगा। लोफोट्राइकस है, लोफोट्राइकस का क्या मतलब है कि एक एंड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होएगा, बहुत सारे फ्लैजिला एक ही एंड पे प्रेजेंट होंगे, वन एंड टफ्ट ऑफ फ्लैजिला।
और चौथी जो टाइप की अरेंजमेंट है वो है पेरिट्राइगस। पेरिट्राइगस में बहुत सारे फ्लैजेला होंगे ऑल ओवर द बॉडी। तो अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होएगा। फ्लैजेला की जो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है वो मोनोट्राइकस भी हो सकता है, एम्फीट्राइकस भी हो सकता है, लोफोट्राइकस भी हो सकता है और पेरीट्राइकस भी हो सकता है। अब अगर हम बैक्टीरिया के फ्लैजेला को देखें तो वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो है वो सेल वॉल से अटैच्ड होती है, सेल वॉल से जो ओरिजिनेट होती है वो बेसल बॉडी होती है। उसके बेसल बॉडी और हुक के बीच, बेसल बॉडी और फिलामेंट के बीच में हुक प्रेजेंट होता है जो कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। तो हुक का क्या काम है, इट कनेक्ट्स बेसल बॉडी एंड फिलामेंट टुगेदर। फिलामेंट जो है वो मेनली मूवमेंट में हेल्प करता है और जो हमें बैक्टीरिया में बाहर से दिखता है वो भी क्या होता है, वो भी हमें फिलामेंट दिखता है। बेसल बॉडी जो है, बेसल बॉडी और हुक जो है वो अंदर सेल वॉल की तरफ जो है वो मेनली प्रेजेंट होते हैं, बाहर की तरफ से फिलामेंट अराइज होता है, तो हमें जो दिखता है वो फिलामेंट होता है। तो तीन पार्ट्स का होता है बैक्टीरियल फ्लैजेला, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ओके, द नेक्स्ट इज कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, पिलाए और फिम्ब्रिये। पिलाए और फिम्ब्रिये जो है, पिलाए और फिम्ब्रिये जो है ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करते, मूवमेंट में ये हेल्प नहीं करते। मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ फ्लैजेला और सीलिया ही हेल्प करते हैं। अब अगर हम देखें कि पिलाए क्या होती है, पिलाए जो है ये एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि पाइलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। पाइलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। पिलाए क्या होता है, पिलाए जो है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। नाउ व्हाट इज बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन? बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन जो है इट इज अ टाइप ऑफ, काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया में, वैसे तो होती नहीं है, मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है, लेकिन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन जो है वो एक, हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। कैसे कि इसमें क्या होता है कि सपोज कर लो ये एक बैक्टीरिया है, राइट, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है और इसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है। प्लाज्मिड जो है वो कई सारे टाइप के होते हैं, जिनमें से एक प्लाज्मिड जो होता है उसे हम बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। एफ का मतलब क्या होता है, फर्टिलिटी, एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी। तो एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो हम इसे एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। और दूसरा एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोइड है, इसके अंदर कोई भी एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको हम डोनर भी बोलते हैं और जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है उसे हम रेसिपिएंट भी बोलते हैं, राइट। तो अब क्या होगा कि एफ प्लाज्मिड जो है, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा जिसे हम बोलते हैं पाइलस। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, पाइलस बोलते हैं। पाइलस के थ्रू क्या होगा कि ये जो एफ प्लाज्मिड जो है, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड जो है वो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के पास चला जाएगा। एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करता है, वो अपने एफ प्लाज्मिड की एक और कॉपी बनाता है, एक और कॉपी बनाता है और इस कॉपी को वो इस एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर भेज देता है। तो उसके बाद क्या होगा कि दोनों के दोनों बैक्टीरियाज के पास क्या होगा, एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड प्रेजेंट होएगा, राइट। तो एक ट्यूब के थ्रू जो है वो एफ प्लाज्मिड गया है, तो काइंड ऑफ हम इसको बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रहा है ये। तो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में ये पिलाए हेल्प करता है, पिलाए का इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हेल्प करना। बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर बहुत सारे फिम्ब्रिये भी प्रेजेंट होते हैं। फिम्ब्री का क्या फंक्शन होता है, ये अटैचमेंट कराते हैं बैक्टीरिया की या तो रॉक्स के ऊपर या फिर होस्ट के टिश्यू के अंदर। अब बैक्टीरिया किसी की बॉडी के अंदर चला तो गया, लेकिन बैक्टीरिया ये तो है नहीं ना ब्लड में फ्लोट करने लग जाएगा। तो बैक्टीरिया को अटैचमेंट कौन प्रोवाइड कराता है, अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है फिम्ब्री।
So these are small bristle-like fibers sprouting out of the cell, and it helps in attachment of bacteria to rocks and host tissue. तो ये सारे टाइप के हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं। अब जो बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं, अब एक बार हम बैक्टीरिया का डायग्राम जो है वो खुद से बना के देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें बैक्टीरिया का डायग्राम मिलता है। हाँ, हैंड ड्रॉ कर लेते हैं इसका डायग्राम जो है। तो सबसे पहले हम तीनों आउटर लेयर बनाएंगे बैक्टीरिया की, राइट। तो सबसे पहले जो इनर मोस्ट कवरिंग है वो बना लेते हैं। उसके बाद जो है मिडल कवरिंग होगी, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर बना लेते हैं इसकी। जो कि ग्लाइकोकैलिक्स है, राइट। अब हम साइटोप्लाज्म के अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर अगर हम सबसे पहले देखें तो बैक्टीरिया का जीनोम पड़ा होगा, जो कि सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होता है। उसके बाद अदर देन न्यूक्लियोइड जो हमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है प्लाज्मिड, वो मिलता है। प्लाज्मिड के अलावा हमें जो है राइबोसोम मिलते हैं, जो कि 2 सब यूनिट के मिलके बने हुए होते हैं, राइबोसोम मिलते हैं। उसके अलावा हमें इंक्लूजन बॉडीज मिलती हैं। इंक्लूजन बॉडीज क्या है, जैसे कि यहाँ पे आके ग्लाइकोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो आके यहाँ पे स्टोर हो गए, तो ये कुछ इंक्लूजन बॉडीज हमें मिलती हैं सेल के अंदर। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास एक फ्लैजिला होगा, और बहुत सारे जो है सीलिया भी प्रेजेंट होंगे, राइट। अदर देन दैट अगर हम देखें, हमने अभी पढ़ा था कि मीजोजोम की कवरिंग जो है मीजोजोम प्रेजेंट होता है। मीजोजोम एक्ट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। तो ये मीजोजोम जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में भी, रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है। तो अब हम इनको मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी कवरिंग को मार्क कर लेते हैं। अंदर वाली कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज सेमी परमिएबल। मिडल कवरिंग जो है वो है सेल वॉल, जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को, और तीसरी कवरिंग जो है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स अगर ये हार्ड होएगी तो हम इसे कैप्सूल बोलेंगे, और अगर ये सॉफ्ट होएगी तो हम इसे स्लाइम लेयर बोलेंगे। अगर ये हार्ड होएगी तो कैप्सूल, और अगर ये लूज शीट की फॉर्म में होएगी तो हम इसे स्लाइम लेयर बोलेंगे। ये बैक्टीरिया का फ्लैजिला है, जो कि अगर मोटाइल होएगा तो प्रेजेंट होएगा। ये छोटे छोटे जो है ये सीलिया प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड रीजन है। न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड हो रखा है, इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है। ये प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे हम बोल सकते हैं। ये भी सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, एंड इट इज नॉट
नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल। ये जो है ये राइबोसोम है, ये इसकी 50s सब यूनिट है लार्जर, और ये नीचे वाली इसकी 30s सब यूनिट है स्मॉलर, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ये इंक्लूजन बॉडीज हैं, ये इंक्लूजन बॉडीज हैं। इंक्लूजन बॉडी का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर कोई भी फूड जो है वो आके रिजर्व होएगा तो उसे इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में रिजर्व हो जाता है, तो उसे इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। एक और चीज जो कि मैंने आगे नहीं बताई है वो ये है कि हमें एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए जो होता है उससे आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। तो जो ये मटेरियल जो प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है उससे ऑब्वियस सी बात है इस डीएनए से आरएनए तो बनेगा ही ना। इस डीएनए से आरएनए बना, अगर इस आरएनए पे आके बहुत सारे राइबोसोम जो है वो अटैच हो जाते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं इस आरएनए के ऊपर आके, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या है? एक आरएनए के ऊपर आके बहुत सारे राइबोसोम के जो अटैच हो जाते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर होता है पॉलीसोम। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनना, राइट। तो ये कुछ हमने बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बना के देख लिया है, जो भी हमने पॉइंट्स पहले पढ़े थे उनका हमने डायग्राम बना के देख लिया है किस किस तरीके से बैक्टीरियल सेल में हमें ये मिलते हैं।